हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। ये हमारा 40th लेक्चर है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे पोलराइजेशन को। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हम वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास हमें एक और फिनोमेना को स्टडी करना है, पोलराइजेशन। कितना अच्छा चैप्टर है। वेव के लाइट के जो वेव नेचर है उससे हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी किया। ऐसे ही हमारे पास एक और फिनोमेना है, उसका नाम है पोलराइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस पोलराइजेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है। पोलराइजेशन में हमारे पास जनरली क्या है, एक क्रिस्टल है। ठीक है, उसका नाम होगा टूरमैलाइन क्रिस्टल और साथ में एक पोलरॉइड है। ठीक है, जो पोलरॉइड है वो एक क्रिस्टल से बना है, उस क्रिस्टल का नाम है टर्मलाइन। ठीक है, साथ में एक लाइट लेंगे हम। कैसा लाइट? जो लाइट अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने स्टडी किया था। जो हमारे पास लाइट वेव्स है वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी। ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब ये जो पर्टिकुलर लाइट है, इसमें हमारे पास जो इंटेंसिटी है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, ये सभी डायरेक्शंस में है। इसको हम फोल्ड कराएंगे क्रिस्टल के ऊपर। ये क्रिस्टल एक जो हमारे पास वेव है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेन के अलोंग ही लाइट को पास करेगा। जब ये एक प्लेन के अलोंग ही लाइट को पास करेगा तो हम कहेंगे जो लाइट है वो हमारे पास क्या हो गया, पोलराइज्ड। ठीक है, तो पोलराइजेशन में हमारे पास क्या है, हमने एक पोलरॉइड लिया। पोलरॉइड कैसे बना है? क्रिस्टल। कौन से क्रिस्टल से? टर्मलाइन क्रिस्टल से। पोलराइजेशन में हमारे पास है when unpolarized light is made to pass through a tourmaline crystal। ठीक है, when unpolarized light is made to pass through a tourmaline crystal, only electric field vectors parallel to optics axis will emerge out। And this emerging light is plane polarized। And this emerging light is plane polarized। And crystal is known as polarizer। टर्मलाइन क्रिस्टल है, इसके ऊपर हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे। अब उसके जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें मोस्टली सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स भी, वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। अब वो पास करेगा जब इस क्रिस्टल के थ्रू, टर्मलाइन क्रिस्टल के थ्रू, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही ये लाइट रेस पास करेंगे। अब ये हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। और साथ में जो हमारे पास पोलराइजर है, यहां पर
जो पोलराइजर है ये क्या करेगा, इसमें एक ऑप्टिक्स एक्सिस है, उस एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास लाइट रे क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये है पोलराइजर। अब हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट में क्या है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक ऐसा लाइट वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सभी डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो हमने एक प्लेन कंसीडर किया, इस प्लेन में सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं और ये लाइट प्रोपेगेट कर रहा है। तो ये जो लाइट है ये हुआ अनपोलराइज्ड लाइट। इसको कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। फर्स्ट भी अनपोलराइज्ड लाइट, ये भी हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, मींस कि जिसमें हमारे पास ऐसा लाइट जिसमें हमारे पास वाइब्रेशंस हो, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के, ये सब डायरेक्शंस में हो, तो हम कहेंगे जो हमारे पास लाइट है वो कैसा है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो हमारे पास ये है अनपोलराइज्ड लाइट है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, इस लाइट को हम फोल्ड कराएंगे टूरमलाइन क्रिस्टल को, इसको हम नेक्स्ट है हमारे पास टूरमलाइन क्रिस्टल, और ये हमारे पास क्या है, पोलराइजर। अब हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं, लाइक ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, लाइक कुछ ऐसे, और ये हमारे पास है पोलराइजर। ठीक है, इसके ऊपर हम अनपोलराइज्ड लाइट को फोल्ड कराएंगे। ये हुआ इसका ऑप्टिक एक्सिस, मींस कि जो हमारे पास लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोपोगेट कर रहा है जेड एक्सिस के। ये पर्टिकुलर लाइट रे हम कंसीडर कर लेते हैं अनपोलराइज्ड लाइट है। हम यहां पर पोलराइजेशन में एक फिनोमेना और स्टडी कर रहे हैं कि लाइट हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर का है। अब जब हम यहां पर लाइट को फोल्ड कराएंगे, लाइक यहां पर, अब ये अनपोलराइज्ड लाइट है हमारे पास, अनपोलराइज्ड लाइट, इसको मैंने फोल्ड कराया पोलराइजर पे, पोलराइजर के पास क्या भी है, ऑप्टिक एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग जब हमारे पास लाइट रेस ये पास करेंगे अनपोलराइज्ड, तो हमारे पास जनरली यहां पर होगा एक प्लेन। ठीक है, ये प्लेन होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये हमारे पास कुछ ऐसे है। ठीक है, हम अभी इसकी इंटेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं, आई नोट है इनिशियली। ये जब लाइट फॉल कर रहा है, लाइक ये मूव कर रहा है इस पोलराइजर के टूवर्ड्स, तो जो ये कंपोनेंट हमारे पास, ये कंपोनेंट तो यहां पर स्टॉप कर जाएगा, और वो कंपोनेंट जिसके हमारे पास पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन हमारे पास इस एक्सिस के अलोंग, ये पास कर जाएगा यहां से। तो हमारे पास यहां पर जनरली हमारे पास
ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास कर जाएंगे और जो डॉट के वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो स्टॉप कर जाएंगे। तो ये प्लेन होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास इस प्लेन के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो प्लेन परपेंडिकुलर है, एक प्लेन हमारे पास यहां पर परपेंडिकुलर भी है और ये हो गया हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब कि इस प्लेन के अलोंग हमने लाइट को पोलराइज्ड कर दिया। अब ये एक कन्फाइंड प्लेन में मूव कर रहा है लाइट, जब ये पोलराइज्ड हो गया इस लाइट को हम बोलेंगे, जो ये लाइट है हमारे पास ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड, ये हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब ये एक पोलराइजर के थ्रू जब लाइट हमारे पास पास करेगा, पोलराइजर किस क्रिस्टल का बना हुआ है? टर्मलाइन क्रिस्टल का। और जब ये पास करेगा लाइट इस पोलराइजर के थ्रू अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये लाइट हमारे पास क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड। और अब ये पास करेगा हमारे पास। ठीक है, ये जो फिनोमेना है यही फिनोमेना हमारे पास पोलराइजेशन, मतलब कि लाइट को हमने पोलराइज कर दिया। तो हमारे पास है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में है इट इज द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिगेटिंग it is the phenomena of restrigating it is the phenomena of restrigating the vibrations particularly in one direction and perpendicular to the propagation of wave and perpendicular to the propagation of wave। तो ये हमारे पास हुआ कि लाइट पोलराइज्ड हो गया हमारे पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देख लिया है पोलराइजेशन के फिनोमेना को यहां पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजेशन में एक फिनोमेना। ठीक है, अब एक लॉ को हम स्टडी करते हैं यहां पर, वो है लॉ ऑफ मेलस। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस में है हमारे पास दो पोलराइजर्स का यूज करेंगे, फर्स्ट पोलराइजर सेकंड पोलराइजर। हमारे पास है लॉ ऑफ मेलस में जनरली दो पोलरॉइड शीट्स हैं। ये ऑप्टिक्स एक्सिस फॉर फर्स्ट, ये हमारे पास है पोलराइजर। एक सेम एज इट इज हमारे पास दूसरा पोलराइजर भी है यहां पे, ये हमारे पास है एनालाइजर। अब जनरली हमारे पास क्या है यहां पर, हम कंसीडर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पोलराइजर पे जो इंटेंसिटी फॉल का ये I2I0, जब इंटेंसिटी इस पोलराइजर के थ्रू पास करेगा तो ये हो जाएगी हाफ। बट अब ये कैसी है इंटेंसिटी I0? पोलराइज्ड। ये हमारे पास पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को जब हम एनालाइजर के ऊपर फॉल करेंगे, जो भी इंटेंसिटी एनालाइजर से हमारे पास होगा ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो ही है हमारे पास लॉ ऑफ मेलस में। तो इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ मेलस में है अगर पोलराइजर
और एनालाइजर किसी एंगल पे सबस्टेंड है और एनालाइजर पर इंटेंसिटी हमने आई नोट फोल कराया। तो हमारे पास यहां पर है द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थ्रू एन एनालाइजर, द ट्रांसमिटेड intensity through an analyzer, the transmitted intensity through an analyzer is proportional to square of cosine angle between polarizer and analyzer। मतलब the transmitted intensity through analyzer is proportional to the square of cosine angle between the polarizer and the analyzer। तो हमारे पास है यहां पर ये पोलराइजर है और यहां पर ये एनालाइजर, इस पे इंटेंसिटी आई नॉट फुल कर रहा है। इस एनालाइजर से जो इंटेंसिटी पास करेगा ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास I इज इक्वल्स टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो एनालाइजर पर इंटेंसिटी आया 2I नोट तो ये वैल्यू क्या होगा I इक्वल टू 2I नोट कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास क्या है लॉ ऑफ मेलस। अब देखो ये हमारे पास है I इक्वल्स टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ मेलस। अब लॉ ऑफ मेलस में हमारे पास बेसिकली क्या है, यहां पर हम जब भी लाइट एनालाइजर पे फॉल करेगा वो डिपेंड करेगा पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो भी एंगल है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक ग्राफ को। ग्राफ हमारे पास है इंटेंसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा और यहां पर हमारे पास थीटा क्या है एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड द एनालाइजर। इसको हम स्टडी करते हैं यहां पर लाइक डिफरेंट केसेस के लिए। फर्स्ट केस में हमारे पास है यहां पर ये है पोलराइजर, ये इसका ऑप्टिक्स एक्सिस, P मतलब पोलराइजर के लिए है यहां पर, और मेरे पास यहां पर है एक एनालाइजर। ये कुछ एंगल सबस्टेंड कर रहा है यहां पर थीटा। तो पोलराइजर पर जो इंटेंसिटी हमारे पास फॉल किया वो हमने कंसीडर कर लिया मान लो 2I नोट, तो हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जब ये पोलराइजर के थ्रू पास करेगा तो वैल्यू होगा हाफ और कुछ थीटा है। इस थीटा का वेरिएशन हमें चेक करना है। कंसीडर कर लेते हैं जब पोलराइजर और एनालाइजर के दोनों ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल हैं तो इस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, कोस 0 1, हेंस इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नोट। फिर हमने वेरिएशन किया। नेक्स्ट में है हमारे पास ये पोलराइजर और यहां पे है एनालाइजर। एंगल हो गया 90, कोस 90 0, स्क्वायर भी 0, आई इक्वल्स टू 0। ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, पोलराइजर एनालाइजर को रिवर्स कर दिया। कोस 180 -1 स्क्वायर करोगे 1 तो I इक्वल्स टू आई नोट। हमने इन 3 वैल्यूज को स्टडी कर लिया। लाइक हमारे पास नेक्स्ट है, अब इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये हो गया वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास ये कोस की फॉर्म में बट कोस स्क्वायर है, इसलिए ये ग्राफ भी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी, वो लास्ट के साइन का था। कोसाइन फंक्शन ऐसे स्क्वायर करोगे ये वैल्यू भी पॉजिटिव। 0, 90, 180, ये हमारे पास हो गया वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये हमारे पास हो गया आई। मींस की जो लाइट है वो कैसे कैसे पोलराइज्ड हो रहा है वो हमने उसका चेक कर लिया, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पोलराइजर और एनालाइजर के लिए। अब हमारे पास एक वे और है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं इस पोलराइजेशन के फिनोमेना को, वो इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। ये मेथड है, मेथड to produce polarized light। मींस की पोलराइज्ड लाइट को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है और इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे हमने एक लाइट को फॉल कराया। ये लाइट रे जनरली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो जनरली क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। बट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा भी होगा जहां पर ये लाइट हमारे पास टोटली, लाइक हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट बैक होगा वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और जो लाइट रे रिफ्रैक्शन होगा, जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो हमारे पास होगा पार्शियली पोलराइज्ड। मींस की ये हमारे पास है इंसिडेंट लाइट रे, ये है हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे हमारे पास कैसा लाइट रे है, अनपोलराइज्ड। ये लाइट रे हमारे पास है अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सब डायरेक्शंस में। अब ये लाइट रे हिट करेगा इस ट्रांसपेरेंट सरफेस को। अब इस केस में हमारे पास कुछ लाइट रे तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, लाइक अगर सेम मीडियम है तो इधर ट्रेवल करेगा, बट दूसरा मीडियम है इसलिए इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे होगा कि जो लाइट रे होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये पार्शियली पोलराइज्ड है। बट जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इस केस में ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है। जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये हमारे पास क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक है, ये लाइट रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द पोलराइजिंग एंगल। उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब लाइट रे हमारे पास यहाँ पे इस मीडियम में, लाइक जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इस पे जब हिट करेगा तो हमारे पास ये लाइट रे हमारे पास
कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। कौन सा लाइट रे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये ओ हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कोइंसिडेंस फॉर द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट रे। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्शन में हमारे पास हम बोल सकते हैं एंगल R इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल IP। एंड जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये एंगल सबस्टेंड करेंगे 90 डिग्री। ये मीडियम है हमारे पास यहां पर। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है ये हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ R प्राइम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज नोन एज द पोलराइजिंग एंगल, इस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट रे इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर है ऑन ए ट्रांसपेरेंट सरफेस, on a transparent surface when a unpolarized light, when a unpolarized incident light falls on a transparent surface, when a unpolarized light falls, then reflected light ray and refracted light rays are such that at a particular angle of incidence known as the polarizing angle, IP, the reflected light ray is completely polarized and the refracted light ray is partially polarized, and the angle between incident light ray and refracted light ray और 90 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे पार्शियली पोलराइज्ड, और हमारे पास एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड है ये हमारे पास, reflected and the angle between reflected light ray
and refracted light ray is 90 degree. मीन्स कि ये इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल, ये हमारे पास हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इनमें एंगल ऑफ जो हमारे पास एंगल होगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड में ये होगा 90 डिग्री। मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी, आर रिफ्लेक्शन है इक्वल टू आईपी, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास है यहां पर इस केस में एंगल आर प्राइम प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल आईपी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्दर हमारे पास ये वैल्यूज को हम स्टडी करते हैं, लाइक एंगल आर प्राइम प्लस एंगल आईपी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्दर एंगल आर प्राइम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आईपी। यहां पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं इस O पॉइंट पर, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट O। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ में क्या है जनरली मेरे प्यारे बच्चों, म्यू इज साइन आई बाई साइन O। ठीक है, एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब हम यहां पर साइन आई और साइन आर की वैल्यू प्लग करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को ये भी रख सकते हैं कि IP एंड दिस इज इक्वल्स टू IP, दिस इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल आर प्राइम। ठीक है, तो हमारे पास यहां हो गया साइन आई बाई साइन आर प्राइम, क्योंकि हमने आर को ना कंसीडर कर लिया रिफ्लेक्शन का एंगल। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब हमारे पास है यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, म्यू इज साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन आईपी, साइन आर प्राइम इसको हम रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आईपी एंड दिस इज साइन आईपी by cos IP and this is equal to tan IP। तो हमारे पास है यहां पर mu is equivalent to tan IP और हमारे पास यहां पर क्या है, IP is tan inverse of mu। तो हमारे पास जो ये रिलेशन है लाइक mu equals to tan IP and IP equals to tan इनवर्स ऑफ म्यू, ये हमारे पास है ब्रीवस्टर्स लॉ। ब्रीवस्टर्स लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारे पास फिनोमेना पोलराइजेशन का। यहां पर हमारे पास लाइट को हमने पोलराइज कर दिया और पोलराइज हो गया लाइट, उसके हमने एक कंपोनेंट्स को एक एक्सिस के अलॉन्ग स्टॉप कर दिया, मतलब लाइट का नेचर हमारे पास ट्रांसवर्स भी है। तो हम पोलराइजेशन के फिनोमेना से ये भी बता सकते हैं जो लाइट है हमारे पास वो कैसा नेचर का है, ट्रांसवर्स नेचर का। और साथ में हमने यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो पोलराइजिंग एंगल है, मतलब जिस एंगल पे हमारे पास लाइट रे पोलराइज होगा वो हमारे पास होगा tan इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जो वहां पर मीडियम है, उसका जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स tan इनवर्स ऑफ म्यू फाइंड आउट करो, क्या मिल जाएगा यहाँ पर IP। ठीक है, और IP हमारे पास क्या है यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल, मतलब इस एंगल पर लाइट रे हमारे पास क्या हो गया पोलराइज्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये थे यहाँ पर आज के डेरिवेशंस। अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करते हैं। हमारे पास है यहां पर आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, two polarides P1 and P2 are placed in crossed positions
two Polaroids P1 and P2 are placed in crossed positions. A third Polaroid P3 is kept between P1 and P2. A third Polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that P1 and P2 such that it makes an angle beta with respect to P1. P1 P2 क्रॉस्ड पोजीशंस पे थर्ड पोलराइड P3 ऐसे केप्ट है कि बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू P1. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा find the value of beta such that emerging light will have an intensity of I naught by 8, where I naught is intensity, where I naught is the intensity on the first Polaroid P1. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है आज के लिए क्वेश्चन फर्स्ट. इसको हम स्टडी करते हैं लाइन वाइज. दो पोलराइड्स है P1 P2 क्रॉस्ड पोजीशंस में है. P3 P1 P2 के बीच में है और यहां पर इन बिटवीन P3 को हमने केप्ट कर दिया कुछ ऐसे कि ये बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द P1 और जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुआ P2 के थ्रू वो है I नॉट बाई 8. तो हमें बीटा एंगल फाइंड आउट करना है और I नॉट हमारे पास इंटेंसिटी है जो कि फॉल कर रहा है ऑन द पोलराइड P1. ये जो भी P1 P2 P3 पोलराइड्स हैं जनरली ये हमारे पास टूरमलाइन क्रिस्टल के बने हुए हैं. इनका केस में हमें स्टडी करना है. इनके लाइक कुछ ऑप्टिक एक्सिस होंगी P1 P2 P3 के, उनके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना स्टार्ट करो. क्वेश्चन में देखो कुछ ये गिवन है हमारे पास 3 पोलराइड्स हैं P1 P2 क्रॉस्ड पोजीशंस पे. क्रॉस्ड पोजीशंस मतलब 90 डिग्री पे है. तो हमारे पास यहां पर ये P1 है. P1 मतलब पोलराइड P1. P1 इज पोलराइड P1 और हमारे पास यहां पर प्लेस्ड है पोलराइड P2. मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू P1 पोलराइड P2 ने ये क्रॉस पोजीशंस पे 90 डिग्री पे. अब जो हमारे पास थर्ड पोलराइड है P3 वो P1 P2 के बीच में है लाइक वो इनके बीच में हमने ऐसे प्लेस कर दिया कि इसका ऑप्टिक एक्सिस मतलब इसका जो एक्सिस ये एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा विद रिस्पेक्ट टू P1. अब नेक्स्ट फर्दर केस में P1 के ऊपर जो इंटेंसिटी फॉल कर रहा है ये है हमारे पास I नोट. P1 पर जो इंटेंसिटी फॉल कर रहा है अनपोलराइज्ड लाइट वो है I नोट. मेरे प्यारे बच्चों
हमें पता है अनपोलराइज्ड लाइट जब फर्स्ट पोलराइड के थ्रू पास करेगा तो ये इंटेंसिटी हमारे पास होगा आई नोट बाई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज करते हैं। इंसिडेंट लाइट on P1 has intensity I naught. Transmitted light through polaroid P1 is I naught by 2। इंटेंसिटी हाफ हो गया, ये वैल्यू फॉल कर रहा है अब P3 के ऊपर। अब जो P1 का इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 है, ये वैल्यू फॉल करेगा हमारे पास P3 पोलराइड्स पे, और P3 अब एक्ट करेगा ऐसे एनालाइजर, मतलब इसके थ्रू जो भी लाइट पास करेगा, ये हमारे पास फर्स्ट है I1, ये हो गया I नॉट बाई 2। अब जो भी लाइट P3 से पास करेगा I3, ये डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन द P3 एंड द P1, लॉ ऑफ मेलस। लाइक हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में है इंसिडेंट लाइट ऑन P2 हैज इंटेंसिटी I naught by 2 and transmitted intensity सॉरी, ये हम P3 है, लाइक हम फर्स्ट के बाद हमने थर्ड को प्लेस किया, तो हम P3 पे चेक कर रहे हैं। इंसिडेंट लाइट ऑन P3 हैज इंटेंसिटी I नॉट बाई 2 एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थ्रू पोलराइड P3 has value I नॉट बाई 2 into cos square बीटा। लॉ ऑफ मेलस है I इक्वल टू I नॉट cos square थीटा, यहां पर थीटा बीटा है। I नॉट हमारे पास इंटेंसिटी था वहां पर, बट इस केस में जो इंटेंसिटी फॉल कर रहा है ये वैल्यू है I नॉट बाई 2। ठीक है, तो हमने यहां पे स्टडी किया कि I3 इज इक्वलेंस टू I नॉट बाई 2 cos square बीटा। ये इंटेंसिटी एक्ट करेगा इंसिडेंट इंटेंसिटी के जैसे फॉर द पोलराइड P2। P2 पे ये जब लाइट फॉल करेगा, यहां से जो लाइट पास करेगा I2, ये वैल्यू डिपेंड करेगा I3 और I2 में जो भी एंगल है। टोटल एंगल P1 P2 में 90, P1 P3 में बीटा, तो P3 और P2 में एंगल है 90 माइनस बीटा। तो हमारे पास नेक्स्ट फर्दर स्टेप में इंसिडेंट इंटेंसिटी on Polaroid P2 is I naught by 2 cos square beta and transmitted intensity through Polaroid P2 has value I naught by 2 cos square beta and cos square 90 माइनस बीटा। देखो जो I2 पे उस पे इंटेंसिटी कितना फॉल कर रहा है, I नॉट बाई 2 cos square बीटा, और जो P2 और P3 इसमें एंगल क्या है 90 माइनस बीटा। लॉ ऑफ मेलस से cos square 90 माइनस बीटा। अब इस वैल्यू को फर्दर सोल्व करते हैं। ये वैल्यू है हमारे पास I2 is I नॉट बाई 2 cos square बीटा एंड sin square बीटा। ठीक है, ये हमारे पास हुआ इंटेंसिटी।
इस वैल्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई नोट आई टू इज आई नोट बाई 2 साइन बीटा कोस बीटा एंड इसका होल स्क्वायर। इस वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया 1/4 से, मल्टीप्लाई किया 4 से और अंदर रख दिया लाइक 2। तो स्क्वायर करेंगे तो सेम 4/4 से कैंसिल आउट। तो हमें पता है एक रिलेशन sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा एंड cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का टर्म है, लाइक sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यहां इंप्लाई कर दो, इंप्लीमेंट करेंगे तो I2 इज I नॉट बाई 2 sin 2 बीटा और इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो I2 के थ्रू फाइनल इंटेंसिटी पास कर रहा है उसका वैल्यू है हमारे पास और इनटू में 1/4, मतलब कि I2 के थ्रू जो इंटेंसिटी पास कर रहा है उसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है I नोट बाई 8। तो हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी इज I नोट बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू I नोट बाई 8 एंड साइन स्क्वायर 2 बीटा। I नोट बाई 8 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर 2 बीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 2 बीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास यहां से क्या होगा, साइन 2 बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 विच मीन्स साइन 2 बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास 2 बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और पाई बाई 4 और 45। लाइक हमारे पास 3 पोलरॉइड्स हैं P1 P2 एंड P3। तो हमारे पास P1 P3 एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं बीटा, P3 P2 सब्सटेंड कर रहे हैं 90 माइनस बीटा। बीटा का वैल्यू प्लग कर दो यहां पर, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री। तो हमने यहां पर क्या किया, इस क्वेश्चन में एंगल फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था एक न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं, हमने वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।